नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर के गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बीजेपी महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। बैठक में पदाधिकारियों के साथ कृषि कानूनों पर रणनीतिक चर्चा की गई। कृषि सुधार कानूनों को लेकर के किसानों का भ्रम दूर करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और इसी को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यह बैठक की है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया है। कृषि कानूनों को लेकर के जारी प्रदर्शनों को रोकने के लिए भी सरकार किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को भी अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो कृषि सुधार कानूनों को लेकर पैदा हुई किसानों की शंकाओं का समाधान करें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के मुद्दे पर किसानों के नाम एक पत्र लिखा है और पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह कहा है कि 3 कृषि सुधार कानून भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। किसानों की किसान और स्वतंत्र बनेंगे और सशक्त बनेंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि किसान भाई किसी भी बहकावे में ना आए और हर आशंका को दूर करना सरकार का दायित्व है। पत्र में कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष किसानों में भ्रम पैदा कर रहा है, किसानों को गुमराह करने वाले 1962 की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और पत्र के जरिए कृषि मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। एमएसपी और मंडी को लेकर के किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानूनों पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी को फाड़ा है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा केंद्र के कृषि कानूनों को खारिज कर रही है। केंद्र सरकार अंग्रेजों से भी बदतर ना बने और कानून वापस ले। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों को निरस्त करने का संकल्प पत्र स्वीकार कर लिया गया है। वहीं इससे पहले केंद्र सरकार पर बरसते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार और कितनी जान लेगी। अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक किसान भगत सिंह बनकर के आंदोलन में बैठा हुआ है और अंग्रेजों से बदतर न बने सरकार। सीएम ने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बरेली में रैली की है और तीनों बिलों के फायदे समझाने लगे कि तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, मंडी बंद नहीं होगी। बीजेपी वाले बताएं इस कानून से फायदा क्या है। बीजेपी वालों को एक लाइन रटवा दी गई है कि किसान देश में कहीं भी फसल बेच सकता है। हवा में बात करने से क्या होगा, किसानों को नहीं भाजपाइयों को भ्रमित किया गया है। भाजपाइयों को अफीम खिला दी गई। ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे। आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया। कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलाल।
आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उनके मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का संकल्प पत्र पेश किया। तो वहीं सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया। मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत सभी मंत्री और नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सदन में कृषि कानून की कॉपी को फाड़ दिया। ये भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहाँ फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं। तीनों काले कानून पास किए हैं इन्होंने। मैं खुद इस बिल को फाड़ता हूं और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं, जो कि हत्या। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने वहीं किसान आंदोलन के बीच बीजेपी की तरफ से कई राज्यों में किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं। कल इन सम्मेलनों को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई है कि राज्य में 18 दिसंबर को किसान सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर में 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। और बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यह कहा है कि भारत के किसान कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। किसानों के हित के बिल है और लगातार किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं देश के कोने कोने से। और आज ही मैं जहां ये आंदोलन पे बैठे वहां से मात्र 1 किलोमीटर के ऊपर वहां कार्यक्रम था, वहां पे भी मैं गया और वहां पर किसानों ने इस बिल का समर्थन किया है। अब स्थिति यह है कि देश के अंदर इस बिल का किसान समर्थन कर रहे हैं और कुछ किसान हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बिल है वो किसान हित का बिल है, लंबे समय से मांग करता आया है और किसान स्वयं ये मांग करते आए हैं कि हमें कब बिचौलियों से। और आज जो वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि आपके साथ में जिस तरह लेफ्ट के लोग हैं या जो ऐसे लोग घुस चुके हैं जो, और प्लस विपक्ष के लोग जिसमें कांग्रेस भी है, आप भी है, सपा है या कम्युनिस्ट हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और किसान के कंधे पर बंदूक रखकर वो निशाना साधना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ किसानों से कि आप इस किसानों के बिल हैं उसके अंदर जहाँ आपको शंका समाधान है उसके लिए जो बिल है उसके अंदर भारत सरकार तैयार है। और कई जगह मैं देख रहा हूँ कि युवाओं को जिस तरह से कुछ छोटे छोटे बच्चों से बुलवाया जा रहा है कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, मैं कहना चाहूँगा कि इस बिल के अंदर ज़मीन से संबंधित किसी 3 हफ्तों से जारी किसान आंदोलन के बीच कृषि कानूनों के बारे में किसानों को सरलता से समझाने के लिए मोदी सरकार ने एक बुकलेट तैयार की है, जिसे देश भर के किसानों में बांटा जाएगा। और इस बुकलेट में किसानों को अन्नदाता बताया गया है और बुकलेट का नाम रखा गया है अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। अन्नदाता नाम से जो बुकलेट बीजेपी की पब्लिश हुई है, सरकार के तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी बीमा और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है। और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत
अच्छी उसको लोग मांग रहे हैं और हम भी सब बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर के यूपी में इलेक्शन लड़ने और किसानों को लेकर के प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। आम आदमी पार्टी को झूठ और फरेब की पार्टी बताया है। इसी के साथ किसान आंदोलन को लेकर के ये भी कहा है कि यह किसान और जवान को भिड़ाने की साजिश है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये कोई केजरीवाल से सीखे। झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी, धोखेबाजी की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी और लोगों को झूठ बोलकर अपने नंबर बढ़ाने वाली पार्टी, वो उत्तर प्रदेश में जाएं, कहीं भी जाएं। और मैं आपसे कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने प्रत्याशी लड़ा के देखें, एक भी सीट वो ऐसी निकल के आ जाए जहां उनकी जमानत बच जाए तो वो मुझे बता दें। ये इस तरह की बातें करना, और पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना के काल में जिस प्रकार से जनता की सेवा की, जिस प्रकार से बाहर से प्रवासियों को उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले लाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया, जिस प्रकार से कोरोना पे काबू पाने का काम किया, वो पूरा देश जानता है और दुनिया भी जानती है। आज देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जिस प्रकार का एक रूपरेखा आंदोलन की बनाई गई है, ये किसान को और जवान को बढ़ाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। इसमें अनेक प्रकार की ताकतें और अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो देश को कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं। ये सुसाइड निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सुसाइड, कोई अपने आप को गोली मारे, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने गोली मारी, क्यों गोली मारी, उसका कारण क्या है, ये जांच का विषय है। ये जांच में निकल के आएगा कि आखिर कारण क्या था जिसके कारण उन्होंने। एक तरफ कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है और किसान दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के सांसद भी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता और सांसद जसबीर सिंह गिल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। मीडिया भी इस पे क्यों चुप है? ये लोगों का इनकी जो जिंदगियां हैं वो बहुत कीमती हैं, वो मैटर करती हैं। अभी भी सरकार को उठ के इनकी मांगे माननी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। अगर ये निकम्मी सरकार है, और एक जो नया मेरे को खदशा है जो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान जथेबंदियों के जो नुमाइंदे हैं उस कमेटी में डालिए, पंजाब से डालिए, हरियाणा से डालिए और बातचीत करिए। जैसे पिछले कुछ दिनों से मोदी जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसान का चोला डलवा के गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, जो किसान नहीं है उनको किसान बना के पेश किया जा रहा है। ऐसा ही कहीं कमेटी में असली किसानों को छोड़कर फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसान के बेस में कमेटी में मत शामिल करें। ये जो प्रोटेस्ट कर रही जथेबंदियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके नुमाइंदों को ही लिया जाए और इसका जल्दी से जल्दी हल निकाल। कांग्रेस नेता राजीव सातव ने कहा है कि सरकार किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि किसानों में फूट डालने का काम कर रही है। 22 दिन हो गए, लेकिन मोदी सरकार को इसके बारे में कोई दूर दूर तक आपने देखा होगा कि इसके बारे में मोदी सरकार ने कोई संज्ञान लिया नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि फार्मर्स की जो डिमांड थी, किसान की जो डिमांड्स थी, वो ये थी कि ये तीनों काले कानून वापस लिया जाए। सरकार उस दिशा में पहल करने के लिए तैयार नहीं है और फूट डालने की कोशिश सरकार कर रही है। आज भी हमारा सरकार से आग्रह है कि आप ये तीनों काले कानून वापस लीजिए। हमें तो आपने सस्पेंड किया राज्यसभा में, कांग्रेस को और विपक्षी लोगों को बात भी नहीं करनी थी, तो ये तुरंत ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए और किसान। पंजाब के गुरदासपुर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वर्चुअल मीटिंग करने पहुंचे भाजपा के जिला प्रधान परमिंदर गिल और बीजेपी वर्करों का किसानों ने विरोध किया है, जिसके चलते वापस उन्हें लौटना पड़ा। और इस मौके पर जानकारी देते हुए किसान हरदीप सिंह चिट्ठी ने यह बताया है कि खेती कानूनों को लेकर के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जहां भी बीजेपी नेता मीटिंग करने आ रहे हैं उनका विरोध भी किया जा रहा है। किसानों ने यह कहा है कि जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और बीजेपी नेताओं का विरोध भी जारी रहेगा। मैं ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੰਡ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। अखिल भारतीय किसान मजदूर समन्वय और संघर्ष समिति ने यह मांग की है कि किसान आंदोलन के तहत संत राम सिंह की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। समिति के संयोजक सतवीर सिंह पूनिया के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और पत्र लिखकर आत्महत्या के लिए जिम्मेदार का नाम लिखता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। ऐसे ही संत राम सिंह ने सरकार की नीतियों के खिलाफ पत्र लिखकर के आत्महत्या की है और ऐसे में सरकार के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आत्महत्या बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों पैदा होने दी सरकारों ने? ये सारी की सारी सरकार दोषी है, चाहे सेंटर की हो चाहे हरियाणा प्रदेश की हो। इन्होंने किसानों को सुध नहीं ले रही है, बिल्कुल भी किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अरे इतनी जनता वहाँ किसानों से संबंधित सारे ही हैं, 65% खेती करते हैं, लेकिन यहाँ 80-85% उससे प्रभावित हैं। लेकिन ये कोई सुध नहीं ले रहे। किसान सर्दी के अंदर वहाँ बैठे अपनी मांग मनवाने के लिए, अपने हकों में लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान कितने हर रोज दो तीन किसान मर रहे हैं, कोई सर्दी से मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है। तो इनको सोचना चाहिए, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे इस मोदी साहब को, और ये तुरंत जो है हमारी सारी की सारी मांग। इसके बाद हम ये कहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के ऊपर इसका मुकदमा बनना चाहिए। जैसे सुसाइड नोट होता है, आमतौर पर अगर किसी का नाम लिख दिया जाता है तो उसी टाइम उसको उठा के जेल में दे देते हैं। अभी तक प्रशासन ने और शासन ने क्या किया है? जिस वजह से आत्महत्या की, और उसके लिए जो जिम्मेवार है सरकार है, वो हरियाणा सरकार भी है, केंद्रीय सरकार भी है, उसके ऊपर मुकदमा चले और उनको। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों को दिल्ली जाते समय गजरोला चौपाल पर रोक लिया और इसके बाद किसानों ने वहीं पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। किसानों का यह कहना है कि हम दिल्ली जा रहे थे और पुलिस ने यहीं पर रोक लिया और अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम अपना विरोध यहीं बैठकर दर्ज करवाएंगे। और किसानों का यह कहना है कि यहाँ पर कुछ किसान हैं, कल यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे और धरना यहीं शुरू हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कृषि आंदोलन पर बयान दिया है। हन्नान मोल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के निर्णय पर यह कहा है कि अगर ऐसा आज़ादी के समय होता तो आज़ादी कैसे मिल पाती, कोई ठोस निर्णय ही लेना चाहिए। देखा है, अदालत कर रहा है, हम लोग विचार कर रहे हैं इस परिस्थिति में क्या बीतेगा किसान पर, क्योंकि जैसा कोई आंदोलन होता है जो ऑर्डिनरी आंदोलन नहीं है, जो आंदोलन अपना अस्तित्व के सवाल पर है, हम खत्म हो जाएंगे, हम टिकेंगे नहीं, हमारा अस्तित्व खतरे में है, इसी दृष्टिकोण से जो आंदोलन है, इस आंदोलन को कोई आउटसाइड एजेंसी का ऑर्डर में सॉल्व किया जाएगा क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। समझो एक उदाहरण दे, आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, उस समय में कोई कोर्ट बोल देता ये 5 ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि और 5 नेताओं को मैं बैठा देता है कमेटी, वो लोग सॉल्व करेगा तो आज़ादी मिल जाता है। इस तरह आज जो लड़ाई एग्जिस्टेंस का है, आज नया सिरे से जीने का इच्छा का है, लोग मर रहे हैं, 22 लोग 30 लोग मर गया, फिर भी लोग जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो समझता है ऐसा मरूंगा या वैसा मरूंगा। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के बीच एक सैलून भी खुल गया है। सैलून खोलने वाले शख्स का हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक सैलून है और सैलून संचालक लाभ सिंह का यह कहना है कि उसके सारे क्लाइंट तो आंदोलन करने के लिए पहुंच गए और यहाँ पर ऐसे में वो अपने सैलून में बैठ कर के क्या करता है, इसलिए वो भी अपना सामान लेकर के किसान भाइयों की सेवा करने के लिए आंदोलन में पहुंच गया है। लाभ सिंह किसानों को शेविंग, कटिंग, कलरिंग जैसी सभी सेवाएं मुफ्त में दे रहे हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से वहाँ पर जो किसान पहुँचे हुए हैं उनकी सेवा के लिए आप
नाई भी वहां पर पहुंच चुके हैं, जिनका जो सैलून है वो हरियाणा में है और अब वो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। किसानों की जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी कटिंग सेविंग वहां पर की जा रही है। सभी किसान भाई बहुत खुश हैं कि किसी ने ये स्टेप उठाया है। जो लोग परेशान थे, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी या बाल बड़े हुए थे या कलर के बगैर बाल लड़ते हैं, काटते हैं, तो वो लोग परेशानी से उनको छुटकारा मिल जाएगा और वो रिलैक्स। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच जिला शामली से किसानों को लेकर के एक और दुख भरी खबर सामने आई है, जहां पर किसानों ने गोभी का भाव न मिलने पर अपनी लहलहाती फसल को ट्रैक्टर से जोत डाला। मंडी में 1 रुपये किलो गोभी बिकने से नाराज 2 किसान इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी 15 बीघा गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दी। जब बिकती नहीं कहीं से भी, 1 रुपया किलो बिक रही, कहीं से बिकती नहीं, ना दिल्ली बिकी। 76 कट्टे भेजे थे, 1 पैसा नहीं आया दिल्ली से। कब भेजे थे? ये कई तारीख होगी शायद। क्यों नहीं बिक रही? पता नहीं क्यों नहीं बिक रही, क्या बात हो रही। तो कितना बीघा थी ये गोभी आपकी? ये 5 बीघे गोभी थी हमारी। कितनी कीमत की होगी? ये कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत की थी। तो आपने बाधी बाधी ट्रैक्टर से, और क्या करते जब कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। अच्छा, जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं किसानों के लिए, क्या मानते हैं इससे नुकसान होगा, किसान को फायदा होगा? नुकसान ही होगा, किसान को फायदा। आज मायापुरी गांव के एक किसान का गोभी नष्ट करने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इससे संबंधित जो हमारे हॉर्टिकल्चर अधिकारी हैं, कृषि के अधिकारी हैं, और एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि संयुक्त रूप से जाके किसान से मिलकर उसकी समस्याएं जानकर और इसका एक डिटेल्ड आख्या मुझे देंगे ताकि हम तत्काल इस पे आगे कार्रवाई कर सकें। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने बैठक में बोलने का मौका न देने को लेकर के ओम बिरला को यह पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि सदस्यों को मुद्दे उठाने का अधिकार है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा है कि रक्षा संसदीय दल के मेंबर होने के नाते उनको ये अधिकार है कि वो कोई मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन किसी एक मेंबर को बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। ये गैर लोकतांत्रिक है और उनके अधिकारों का हनन है। गौरतलब है कि बुधवार को रक्षा संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी समेत 2 और सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को चेयरमैन ने बोलने नहीं दिया, जिसके बाद उनके पास कोई और उपाय नहीं रह गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसदीय रक्षा समिति से वॉकआउट किया, जिसे लेकर के पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस जो वॉकआउट किया गया इसको पूरी तरह से जायज बताया। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि स्पीकर को इस समिति के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि समिति में बेतुकी बातें हो रही हैं और सदस्यों द्वारा चीन और पाकिस्तान के खतरे का मुकाबला करने के लिए विचार विमर्श करने की जगह इन बातों पर बहस की जा रही है कि फौज की वर्दी के बटन और बूट चमकाने के लिए कौन सी पॉलिश इस्तेमाल की जाए। क्या कर रहे हो आप? वर्दी पॉलिश करनी हुई है, उसमें कौन से किस्म का ब्रासो लगाना है, यह है कोई पार्लियामेंट का काम? तो ये बातें छोड़ो। आज देश में संकट में आया हुआ है। आज चीन की हमारे पे निगाह है, पाकिस्तान की हमारे पे निगाह है, दोनों दोस्त बने हुए हैं इस टाइम। और आप उनकी बड़ी बातों सोचने के बजाय, हथियार के बजाय, जो बाकी चीज़ें फौज को चाहिए, नेवी को चाहिए, एयरफोर्स को चाहिए, उनके बजाय आप छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं। और फिर जो उठाना चाहता है कोई, इसका हर मेंबर का हक है कि उठा के अपनी बात करे, उनको बोलने नहीं देते। पता नहीं है कौन है वो कमेटी का चेयरमैन, उसमें मेरा ख्याल वो भी कभी एनसीसी में नहीं गया होगा। ऐसे लोग हैं जो बैठा देते हो वहाँ और समझते हो कि हमारी हिंदुस्तान की सुरक्षा ये करेंगे। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि यहाँ तक हमारी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटीज पहुँच गई हैं। भगवान के लिए देश का सोचो और हमारी फौजों का सोचो, यही मैं कहूँ।
बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल को धोखे से जिता दिया। जिन्होंने उनको धोखे से जिता दिया, जो फ्री वाईफाई का नाम और फ्री पानी, फ्री बिजली, और उसके बाद अचानक 200 पॉइंट के ऊपर नहीं गया मीटर तो एक लंबा सा बिल आता है, फिर बाद में वो पूरा एक साथ वसूल लिया जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे इनकी हरकतें, इनकी कुहरकतें, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। तो केजरीवाल जी ये बताएं, नहीं तो ठीक है, दिल्ली वाले पहली बात उनको खोज रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कहाँ हैं। होर्डिंग पर दिखाई देते हैं, जनता के पैसे से पब्लिसिटी करना, होर्डिंग लगाना, ये सब इनकी नीतियां थी। उसमें धोखे में आके गफलत में दिल्ली की जनता ने और ख़ासकर बिहार यूपी की जनता ने इनको जिताने में मदद की। और वही बिहार यूपी की जनता के साथ इन्होंने कोरोना काल में क्या किया, वो हमारी जनता, ये ओवैसी जी उल्टा भी लटक जाएं, केजरीवाल जी उल्टा लटक जाएं, उत्तर प्रदेश तो ये लोग भूल जाएं। मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निहोरा बा इन लोगों से हमार रवि किशन भोजपुरिया जवान के, कि भैया उल्टा भी लटक जाइबा पेड़ से, उत्तर प्रदेश आपको अपनाएगा नहीं। उत्तर प्रदेश बहुत बुद्धिजीवियों का प्रदेश है और वहाँ बहुत तरक्की, ग्रोथ हो रही है। वहाँ जात पात की राजनीति से बहुत ऊपर उत्तर प्रदेश जा चुका है, जो कि आपने प्री इलेक्शन के रिजल्ट में देख लिया। 7 में से हम लोग 6 सीट लेके आए, जो कि हमेशा सरकार के विरोध। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना है कि राजस्थान कोरोना प्रबंधन में देश भर में मॉडल बनकर के उभरा है। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि हर कार्यकाल में सरकार के सामने चुनौतियां आती हैं। मेरे पहले कार्यकाल के दौरान भीषण अकाल पड़ा था, इस बार कोरोना महामारी आ गई, लेकिन इन चुनौतियों को अवसर में बदलना हमारा काम है। अकाल के समय हमने लोगों को अनाज और राशन की कोई कमी नहीं आने दी। कोरोना महामारी में भी जीवन और आजीविका दोनों को बचाने का सवाल था, हमने दोनों में ही काफ़ी हद तक सफलता पाई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने धन बल बाहुबल के आधार पर सरकार बनने के पहले दिन से कई बार ऐसे प्रयास किए हैं। विधायकों की एकजुटता और जनता के आशीर्वाद की बदौलत हमारी सरकार 5 साल जनता की सेवा करेगी और 2023 के चुनाव में फिर से जीतेगी। हरियाणा के हिसार में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने पदभार संभाला है। सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी ने यह कहा है कि पद की गरिमा के साथ कार्य करूंगा और सभी के साथ मिलकर शहर विकास के कार्यों को रफ्तार दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के विकास कार्यों को बढ़ावा देना मेरा लक्ष्य रहेगा। और वहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने यह कहा है कि पार्षद अपने मार्गदर्शन में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और सरकार की ओर से सहयोग करने का काम भी किया जाएगा। आज 24 तारीख को तो चुनाव हुआ था, पता ही है सभी को। आज पदग्रहण समारोह था, जिसमें हमारे मुख्य रूप से डिप्टी स्पीकर जी रणबीर गंगवा जी आए थे, कमल गुप्ता जी, जोगीराम सियाग जी, मेयर साहब और कैप्टन भूपेंद्र भाई, रवि सैनी जी सभी आए, मेरे को पदभार संभाला। अब मेयर साहब के साथ मिल के काम करवाओगे शहर में, और काम वैसे हो रहे हैं बढ़िया, और उसके काम को गति तेज हो रही है। कई जगह पानी की समस्या है सर, जैसे आपके वार्ड की। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद गृह मंत्रालय ने मामले में लापरवाही के आरोप में बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों पर बड़ा फैसला लिया है। इन्हें केंद्र में तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आईपीएस कैडर रूल 6(1) के तहत ये कार्रवाई की है। ऐसे में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। सीएम ममता बनर्जी ने इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उधर गृह मंत्रालय ने बंगाल के जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवा के लिए पत्र लिखकर के बुलाया था, उनको ममता बनर्जी सरकार ने भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज फिर से गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि तीनों आईपीएस अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। वहीं शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी से इस्तीफे के बाद टीएमसी के नेता स्वागत राय ने यह कहा है कि वो डिप्टी सीएम या सीएम बनना चाहते थे और पार्टी ये नहीं कर सकती थी। साथ ही बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर के यह कहा गया है कि लगभग तय ही हो गया है कि शुभेंदु बीजेपी में जाएंगे। पद का नाम नहीं बोला, लेकिन वो चाहते थे कि 5-6 जिला में उसको नियंत्रण रहे, वही सब ठीक करेगा। तो पार्टी मानने वाला नहीं था, पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन उसको मन में जरूर था कि वो डिप्टी सीएम या सीएम बनने चाहते हैं। तो उनका उच्चाशा बहुत ज्यादा है, हम तो वो पूरा नहीं कर पाए। उनका प्लानिंग शायद था कि ममता बनर्जी के बाद वही नेता बने, वो शायद पूरा नहीं हो रहा था। अब बीजेपी जाने की बात चल रही है सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो खबर है कि वो बीजेपी जाने का तय कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे। बीजेपी तो यही करते हैं, लालच दिखा के, धमका के लोगों को अपनी पार्टी में लेते हैं। बीजेपी का तो कोई नीति नहीं है। सारा हिंदुस्तान में देखिए ना, मध्य प्रदेश से कर्नाटक सभी जगह एक ही चीज किया है बीजेपी। वो तो बड़े बड़े पैसे का खेल खेलते हैं, तो हम क्या करेंगे। हमें काम करके ये लोग जो गए हैं उसका जो गैप है उस देश भर में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका मुक्त बना दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस को अंतिम रूप देने का फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले 2 सालों में वाहनों का टोल सिर्फ आपको आपके लिंक्ड बैंक खाते से ही काटा जाएगा। दरअसल एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने यह कहा है कि रूस सरकार की मदद से हम जल्द ही जीपीएस सिस्टम को फाइनलाइज्ड कर लेंगे, जिसके बाद 2 सालों में भारत पूरी तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में अमरावती के विभाजन को लेकर के प्रदर्शन को 1 साल पूरा हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को इस अवसर पर इसे कैपिटल्स ऑफ गॉड्स करार दिया है। नायडू ने यह कहा है कि आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ लोगों की तरफ से मां दुर्गा से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। अमरावती जन भेरी सार्वजनिक बैठक में भाग लेने से पहले उन्होंने विजयवाड़ा के इंद्र केलाद्री की पहाड़ियों पर कनक दुर्गा मंदिर में देवी की पूजा अर्चना की है और नायडू ने इस बात पर विश्वास जताया है कि अन्याय, फर्जीवाड़े और अत्याचार पर सच्चाई, न्याय और अच्छाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि किसानों और प्रदर्शनकारियों को पिछले 1 साल से एक राजधानी के लिए संघर्ष के दौरान कई तरह की परेशानियों और अपमान का सामना करना पड़ा है। चीन तट के करीब पिछले कई महीनों से भारतीय नाविक दल वाले 2 जहाज फंसे हुए हैं। जहाज को वापस लाने की अनुमति देने में देरी के कारण उसके 23 सदस्य वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया से कोयला की खेप को चीन लेकर आया जहाज जग आनंद जून से ही जिंततांग बंदरगाह पर फंसा हुआ है। वहां पर पहुंचने के बाद जहाज के
लाइन में फंसे होने के कारण चालक दल के सदस्यों को मदद की गुहार लगानी पड़ी, जिसे लेकर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यह कहा कि फिलहाल भारत सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है। चीनी अधिकारियों से संपर्क में है। ने हमें बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोविड-19 संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इन बंदरगाहों से चालक दल के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकी और शिपिंग कंपनी के मालिक तथा कार्गो के रिसीवर को इन देरी के कारणों से अवगत करा लिया गया है। फिलहाल भारत सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए और जो क्रू है उनकी मानवीय ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, इसको लेकर चीनी अधिकारियों से भारतीय सेना अब और भी ताकतवर होने वाली है। कारण है कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार और सैन्य उपकरण के खरीद के सौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। इस खरीद को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से गतिरोध चल रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि मंजूर किए गए तकरीबन सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की घरेलू उद्योगों से खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद ने घरेलू उद्योग से 28,000 करोड़ रुपए की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। झारखंड के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई सोमवार से शुरू हो जाएगी और इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार के निर्णय के अनुसार 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस हैं वो आगामी 21 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी और अभी ये अभिभावकों के विवेक पर होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही साथ सरकार ने डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में भी पढ़ाई शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा सरकारी संस्थानों के ट्रेनिंग कॉलेज भी 21 दिसंबर से खुल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल आदि में भी ट्रेनिंग शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है। राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह बताया है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों में बच्चों पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। दो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले मानसा के विधायक नजर सिंह मानशाहिया पर संगरूर में लोकसभा सांसद भगवंत मान ने 10 करोड़ रुपए और चेयरमैन पद लेने के आरोप लगाए थे, जिस पर नजर सिंह मानशाहिया की ओर से भगवंत मान, खबरें लगाने वाले 4 पत्रकार और उनके संपादकों पर अदालत में मानहानि का केस दायर किया गया था और अब अदालत ने भगवंत मान समेत सभी 9 लोगों को 28 जनवरी 2021 को मानसा अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किए। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਇਸ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 जनवरी 2021 ਲਈ। मुंबई की दहीसर पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो डकैती डालने की फिराक में दहीसर में आए हुए थे। डकैती डालने से पहले ही दहीसर की डिटेक्शन टीम ने दक्षता दिखाते हुए 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए और पकड़े गए आरोपियों के पास मिर्ची पाउडर और लोहे की रॉड सहित कई चीजें बरामद हुई हैं। बता दें कि आरोपियों पर पहले ही कई मामले दर्ज हैं। जब हमारे डिटेक्शन स्टाफ ने उनको पूछताछ करने के तो वो अपना नाम पता बताने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन जब हमारे स्टाफ ने पहचाना कि अकरम के ऊपर 7 पहले का रिकॉर्ड है, 7 ऑफेंस का रिकॉर्ड है, रविंद्र ठाकुर के ऊपर 7 का है और विक्की के ऊपर
4 का है, 4 रिकॉर्ड है और 2 जन थे वो वांटेड, वो भाग गए, थोड़ा इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई। तो इनको पकड़ने के बाद इनके पास कोयता मिला, रॉड मिला, चॉपर मिला, पल्सर मिली, मिर्ची का पूड मिली। ये डेकोइटी डालने के प्रिपरेशन से आए थे, इनको अरेस्ट किया है, डेकोइटी प्रिपरेशन ऑफ डेकोइटी का सेक्शन लगाया है और इनको पुलिस कस्टडी में लिया है। चरखी दादरी में 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन खातीवास गांव जाएगा, जहां पर खातीवास के ग्रामीण पिछले कई दिनों से मुआवजा बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल किसानों की मांग है कि अधिकृत जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले। वहीं धरना दे रहे प्रधान अनूप ने यह बताया कि प्रशासन को हम अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे, जब तक हमारा मुआवजा नहीं बढ़ेगा तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। और बता दें कि प्रशासन के कब्जे का विरोध करने के लिए धरना स्थल पर ग्रामीण और भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। टीवी एक्टर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये टीवी कलाकार 40 वर्षीय अभिनेता पुलिस अधिकारी बनकर के बुजुर्गों को ठगता था और इस पर कई लोगों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इस अभिनेता का नाम सलमान उर्फ जाकिर बताया जा रहा है। सलमान टीवी के फेमस टीवी प्रोग्राम में काम कर चुका है। देहरादून यहाँ पे पटेल नगर पुलिस स्टेशन इलाके में 3 दिसंबर को एक घटना घटी थी, एक वारदात हुई थी, जिसमें एक बूढ़ी औरत के करीब 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात 2 लोगों ने उनसे चीटिंग करके पुलिस से इस तरह का बहाना बनाकर उनसे लूट लिए थे। इस तरह का अपराध पटेल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। वहाँ पे देहरादून पुलिस ने उस पर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन मिशन रोजगार के तहत युवा अपना भाग्य आजमा रहे हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां अयोध्या पहुंची, जहां पर करीब 800 युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए प्रवेश परीक्षा दी और मिशन रोजगार के तहत चयनित युवाओं को 9,500 से 13,500 रुपये तक वेतन मिलेगा। ITI में अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा हुई है और प्रवेश परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। विभाग के प्लेसमेंट अधिकारी ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल की अनदेखी से इनकार करते हुए कहा है कि सभी अभ्यर्थियों को मास्क लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन किसी के बहुत कम युवाओं के चेहरे पर ही मास्क दिखाई दिए और ज़्यादातर के जो मास्क हैं वो भी नीचे खिसके हुए दिखाई दिए। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और आज भी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी रहा देखने को मिल रहा है। और उधर कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड हिमाचल तक में बर्फ़ ने इलाकों को जमा दिया है और भारी बर्फबारी से मैदानों में भी शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत के तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी को झेल रहे हैं। बुधवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई, लेकिन अगले कुछ दिनों में पारा फिर से नीचे जा सकता है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं और सुबह के वक्त कोहरा भी देखने को मिला। हिमाचल और पंजाब में भी ठंड के साथ कोहरे का कहर जारी है। राजस्थान के माउंट आबू में घने कोहरे के बीच तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल कर रखा है। उत्तर भारत के मौसम का ये सर्द हाल पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के चलते हुआ है। ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे पहुंच गया है। वहीं हिमाचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुल्लू घाटी में पारा 0 से 7 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। सर्द हवाओं ने हरियाणा में एकदम से ठिठुरन को बढ़ा दिया है और मौसम खुश्क बना हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी 50 मीटर रह गई और बुधवार को धूप निकली, लेकिन रात होते होते कंपकपाती ठंड जो है वह बढ़ गई और गुरुवार की सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। वहीं कृषि मौसम विज्ञानी डॉक्टर मदन खिचड़ ने यह बताया है कि प्रदेश में शीतलहर 5 दिन और चलेगी और 21 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। 20 और 21 दिसंबर को कहीं कहीं आंशिक बादल भी छा सकते हैं। रात के तापमान में हल्की गिरावट और सुबह और देर रात धुंध रहने की संभावना है। बुधवार को हिसार में सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड में
लोगों के हाथ पैरों में गलन महसूस होने लगी और बुधवार दोपहर को धूप तो निकली, लेकिन शीतलहर के कारण लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिली। शाम 4 बजे के बाद तापमान में और भी गिरावट दर्ज की गई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ठंड में गायों की सुरक्षा के विशेष निर्देश के बाद गौशालाओं में इस दिशा में काम शुरू हो गया है। लखनऊ में स्थित कुमरहवा गौशाला में सचिव अनिल कुमार ने यह बताया है कि गौशाला में आग जलाकर तिरपाल लगाकर ठंड से गायों का बचाव किया जा रहा है। गायों को जूट का बोरा भी बांधा जा रहा है। तो जिस तरीके से गायों को ठंड से बचाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उनका असर देखने को मिल रहा है। गौशालाओं में इस तरीके से काम शुरू हो गया है। लखनऊ में एक गौशाला में ये जानकारी दी गई है कि वहां पर आग अलाव जलाकर के गायों को ठंड से बचाने का काम किया जा रहा है और इसके अलावा जो बोरी होती है वो भी ढकी जा रही है। गायों को ओढ़ाने का काम उसको किया जा रहा है। हम अपनी गौशाला पर ठंड से बचाव के लिए सर्वप्रथम जो है आग का अलाव जलाकर जो है बचाव कर रहे हैं और दूसरे तिरपाल लगाकर बचाव कर रहे हैं। और आगे जैसे ठंडक बढ़ेगी तो मैं पुलाव नीचे डाल के जाड़े से बचाव करने का काम करूंगा। यहाँ पे अगर अभी कुछ जानवरों को गाय जो हैं यहाँ पे देखा उनके ये जूट का बोरा बांधा गया है, तो इससे कितना क्या बचाव होता है? जो हमारे बहुत कमज़ोर जो भी जानवर हैं या जो बीमार होते हैं तो उनको डबल कोट पहनाया जाता है, जिससे उनको जो है जल्दी बैकअप लिया जाए, जल्दी से ठीक हो जाएं। और जो तंदुरुस्त हैं उनको एक एक कोट पहनाया गया है। और सुबह जैसे ही धूप निकलती तो उनका कोट हम लोग निकलवा लेते हैं ताकि उनको ऊष्मा भी मिल जाए, ऊर्जा प्राप्त होती रहे। और शाम टाइम जैसे ही जाड़ा होने लगता है पुनः फिर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV 50 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया है। संचार उपग्रह CMS-1 को PSLV C-50 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित करने के लिए 25 घंटे की उल्टी गिनती बुधवार को शुरू हो गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने यह जानकारी दी है। PSLV का यह 52वां अभियान है। श्रीहरिकोटा स्थित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल से दोपहर 3:41 पर PSLV C-50 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को शहर भी कहा जाता है और CMS-01
इसरो का 42वां संचार उपग्रह है और इसे भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं मुहैया करने के लिए तैयार किया गया है। इसरो की ये सैटेलाइट आज लॉन्च की गई है। एक बार फिर से इसरो की तरफ से इतिहास रचा गया है। मोबाइल और टीवी के सिग्नल बढ़ाने में ये मदद करेगा। इसरो ने स्पेस सेंटर से PSLV C50 को आज लॉन्च किया है और इसके बारे में जानकारी दी गई है और इसे भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करने वाली फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं मुहैया करने के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर को हुए चुनाव से संबंधित कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायली मैकनेनी का ये बयान इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने के बाद आया है और बाइडेन 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। मैकनेनी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राष्ट्रपति कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कल जो कुछ हुआ है वो संवैधानिक प्रक्रिया की दिशा में उठाया गया एक कदम था। तो लगातार जिस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो बाइडेन की जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से जो बाइडेन को राष्ट्रपति घोषित किया गया है उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ से जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है लगातार कि वो अपनी कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा हुआ है। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव हैं कायली, उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक प्रक्रिया की दिशा में उठाया गया एक कदम था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। चीन दक्षिण एशिया के देशों में अपना दबदबा बनाना चाहता है और अगले दशक में वो इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मामले में प्रभाव बनाने की कोशिशों को बढ़ाएगा। ड्रैगन पाकिस्तान को और भी ज़्यादा सहयोग बढ़ा करके भारत के लिए मुसीबतें पैदा करना चाहता है। मौजूदा हालत और चीन की नीतियों पर अमेरिका के थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस तरह से चीन इस क्षेत्र को अपने अनुरूप आकार देने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट में अमेरिका को यह सलाह दी गई है कि वो इस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता पर रखते हुए अपनी सफल योजनाओं को अंजाम दे। इस अध्ययन में वरिष्ठ विशेषज्ञ, योजनाकार और रिटायर्ड राजनयिक शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। उसका प्रभाव पाकिस्तान की सरकार, प्रशासन के साथ ही आर्थिक नीतियों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चीन भारत और पाकिस्तान के विवाद में भी पाकिस्तान की तरफदारी के लिए बराबर रुचि दिखा रहा है। विशेष तौर पर पिछले साल से चीन ने कश्मीर के मसले पर तटस्थता से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को अपना समर्थन दोगुना बढ़ा दिया है। चीन भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति बनाकर भारत को ऐसी स्थिति में लाना चाहता है जिससे उसे दो तरफा संघर्ष की स्थिति बनी दिखाई दे। इस रणनीति से भारत के संसाधन और ध्यान बटा रहेगा और भारत के लिए मुसीबतें भी खड़ी रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में हर साल जारी होने वाली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 189 देशों में मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में भारत को 131वां स्थान मिला है और संयुक्त राष्ट्र की इस लिस्ट में सभी देशों का स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर पर आकलन किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारतीयों की औसतन लाइफ 69.7 साल रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में यह आंकड़ा 72.6 साल और पाकिस्तान में 67.3 साल रहा। इस साल जहां भारत रिपोर्ट में 131वें स्थान पर रहा, वहीं भूटान 129वें स्थान पर, बांग्लादेश 133वें स्थान पर, नेपाल 142वें स्थान पर और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा।
पिछले साल की तरह इस लिस्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर रहा और उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड को जगह मिली है। इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 2 पायदान गिरी है। साल 2019 की रिपोर्ट में भारत 129वें स्थान पर था। यूएनडीपी के रेजिडेंट प्रतिनिधि शोको नोडा का ये कहना है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का ये अर्थ नहीं कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ है कि अन्य देशों ने बेहतर किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को भारत ने 6 विकेट खोकर 233 रन बनाए और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने 74 और चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन का योगदान दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर वृद्धिमान साहा 9 और आर अश्विन 15 रन बनाकर के खेल रहे थे और तीसरे और अंतिम सत्र में भले ही सर्वाधिक 126 रन बने हों, लेकिन टीम इंडिया ने इन 34 ओवर्स में 3 अहम विकेट भी खोए हैं। ये तीनों झटके आखिरी 13 ओवर में गिरे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।